सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 26वीं आईनी तरमीम, एक पूरा जोर लगाया जा रहा है सियासी जमातों की क़यादत की तरफ से। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत भी, यानी कि बैरिस्टर गोहर साहब भी, असद कैसर साहब भी, ये भी मुत्तफिक हो गए हैं, इत्तफाक कर लिया है। आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनका जो है ना 100% इस चीज़ों पे तय हुआ है। जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 100% हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हम जाते हैं बानी पीटीआई के पास, उनसे पूछते हैं, मुशावरत करते हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और बताई जा रही है, जिसके ऊपर बानी पीटीआई ने उनकी सरजनिश की है, खरी खरी सुनाई उनको कि आप लोग मुझे जेल से रिहा नहीं करा सकते, और आप जो है ना, एक तो मैंने जो आपको प्लान दिया था उसके ऊपर आपने अमल ही नहीं किया। एहतजाज करना था लेकिन आप एहतजाज ही नहीं कर सके, आप फ्लॉप गए, आप नाकाम गए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, मरकजी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नजरियाती तौर पीटीआई से उनका ताल्लुक है। नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा, आपको पता है काफी दिनों से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो रही थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको कहा कि आप उनसे भी मुशावरत करें और आपका मुलाकात की एक अरेंजमेंट हो जाएगी, जो हो गई। और बानी पीटीआई ने क़यादत को खरी खरी सुनाई और सरजनिश की कि आपने जो मैंने आपको प्लान दिया था, आपने उसके ऊपर अमल ही नहीं किया। इस तरह तो मैं जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्या कहेंगी? ये खबर आपको किसने दी है? बैठा था आपका अंदर की खबरें तो आपको पता है, इनसाइड्स न्यूज। हाँ, वो उन्होंने बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं की कि वो नाराज हुए या खफा हुए और उनका कि मुझे, मैं उन्होंने तो बाकायदगी से ये कहा है कि मुझे 100 साल भी यहाँ रखते हैं तो रखें, लेकिन मैं अपनी कौम की आज़ादी के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं आप लोगों से नाराज हूँ या कुछ हूँ। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगली मीटिंग पे गंडापुर को भी लेके आइएगा अपने साथ। He wanted to meet him also, लेकिन उन्होंने कोई किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं जाहिर की कि वो किसी से नाराज हैं खुदा न खास्ता, या इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। जिस किस्म के हालात हैं, मुझे बताइए, आज नून लीग के 7 बंदे अगवा हो गए, मेंगल साहब के सेनेटर्स को अगवा किया गया, फिर फजल रहमान के लोगों को अगवा किया गया। इस किस्म के हालात में हमारे जो पीटीआई के लोग हैं, इनकी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि माशाल्लाह वो किस तरह काम कर रहे हैं और अभी तक खड़े हुए हैं। कल आपने अली मोहम्मद खान की स्पीच सुनी असेंबली में, किस कदर शानदार उसने स्पीच की है। और फिर उसके अलावा लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। जरका सी आई थी वीडियो, वो कह रही थी मेरे बच्चे को इन्होंने उसका मोस्टली हैंडीकैप है उसका बेटा, और उसको उन्होंने अगवा करके और उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वोट दें। उसके अलावा जो फतियाना साहब थे वो बाहर थे, आपको पता है कि उनके बेटे को उन्होंने अगवा करके रखा, उसकी माँ को उसकी आवाज़ें सुनाई गई और उस माँ ने फिर अपने शौहर को मजबूर किया कि आप वापस आए, अब वापस आए, वरना हमारे बच्चे को मार देंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें जब होंगी लोगों के साथ, तो आप सोचें वो सिचुएशन क्या होगी माँ या बाप के लिए या बहन या भाई के लिए कि जिसमें उनके प्यारों के साथ ये वाला सलूक हो रहा हो। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें इंसान अप्रीहेंसिव हो गई ना, कोई क्या बात तो नहीं कर सकेगा। अब जो भी मीटिंग हुई उनकी 10-15 मिनट तो खान साहब ने उन्हें बताया कि 3 तारीख से जाहिर है जो बैन लगा हुआ है खान साहब के ऊपर, उसमें ना उनको अखबार दिया जा रहा है, ना टीवी है उनके पास, ना उनको किसी किस्म की एक्सरसाइज की दी जा रही। 5 दिन लाइट ऑफ रही है और उस सोचें कि दिन को भी चलो शायद फिर भी किसी तरह इंसान गुजारा कर लेता है कि कोई ना कोई रोशनी आ रही है, रात किस तरह गुजरती होगी उनकी। ऐसा तो नहीं होता कि बंदा सो जाए। नुसरत भाई साहब, मैं इस पे भी आता हूँ। दो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं। एक, मौलाना फजल रहमान की जो 100% तजावीज़ थी, वो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने उनकी तस्लीम कर ली, उस पर एग्री हो गए 100%। जो मौलाना की तजावीज़ थी वही अब पीटीआई की तजावीज़ थी, वो बैरिस्टर गोहर साहब करें, यानी कि अब आप 26वीं तरमीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं या नहीं?
देखिए 26वीं तरमीम के अंदर अगर वो चीजें इस तरह होंगी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात ले लिए जाएंगे, वो बिल्कुल चीफ, ये जो आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, इनको वो चेंज करने की उनके अंदर ताकत नहीं रह जाएगी, जबकि वो इन सब के सरबराह होते हैं वज़ीर आज़म। तो अगर ये इस तरह की चीजें करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली पीटीआई इसको एग्री नहीं होगी इसके साथ। अब मौलाना की जो भी चीजें हैं वो इसीलिए खान साहब के साथ मुलाकात करने गए थे कि उनसे मशवरा किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसके ऊपर साइन कर सकते हैं कि नहीं। अब वो क्या चीज तय हुई, बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एक बंदे ने बात की और बस, बाकी सारे इसी तरह चुपचाप बैठे रहे। जाहिर है सबके सब बेइंतहा प्रेशर में होंगे, कोई इस तरह मामूली बात तो नहीं है कि इतने दिन से खान साहब बंद हैं और उसके बाद उनको कहा जा रहा है कि जी 18 को हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी ये चीज, लेकिन उसको 2 दिन और बढ़ा दिया जाता है। तो अब उनको आज पता चला है कि उनकी बहनें जेल में हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं पता था। तो मुझे बताएं सिचुएशन किस किस्म की है इसमें, मतलब वन शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि ये पीटीआई के साथ हो रहा है। ये पीटीआई के साथ तो हो रहा है लेकिन बाकी सबके साथ भी हो रहा है, और अभी तो शायद पीटीआई के साथ ज्यादा हो रहा है, बाकी के साथ कम हो रहा है। लेकिन ये आग हर घर में जाएगी, हर पार्टी में जाएगी, हर बंदे के पास जाएगी, और फिर उस वक्त मुश्किल होगा बर्दाश्त करना या उसको टॉलरेट करना। तो अभी जरूरत इस बात की है कि हम लोग सारे मिलके कम से कम इन नाजायज चीजों के ऊपर खड़े हों एक साथ। जो भी तरमीम है, 26 है, ये 24 है, या जो भी चीज है, उसके ऊपर पूरी तरह उसको बार बार पढ़ा जाए, समझा जाए, और उसके बाद फिर हो ये जो भी साइन करने हैं। और जो भी इसमें जल्दी क्या है, 25 तारीख से पहले चाहते थे ना कि चीफ जस्टिस के होते हुए ये वाली तरमीम ले आए, क्योंकि उसके बाद उनको नहीं पता कि कौन बन रहा है, मंसूर शेख बन रहे हैं या याहिया साहब बन रहे हैं, जो भी बनेगा पता नहीं वो किस चीज को किस तरह ले, क्योंकि चीफ जस्टिस बनने से पहले और जस्टिस होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है इंसान की, ये हमने देखा है। आपने इससे पहले एक चीज कही नुसरत भाई साहबा, इसके ऊपर क्लैरिटी है। 2 चीजें, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें बताया जाए कौन कौन गायब हैं, उनके नाम तो बताएं। एक सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं कौन कौन से लोग मिसिंग है, हमारे पास तो कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा मेंबर या कोई ऐसी चीज नहीं है, उनके नाम तो बताए जाएं। जो आपके लोग गुम है, जो आपके लोग मिसिंग है, वो मुझे बताया जाए। किस एमएनए को, किस सेनेटर्स को गुम किया गया है, छुपाया गया है। इससे पहले आपकी क़यादत, आपके लोग कहते थे, असद कैसर साहब कहते थे 20 करोड़ रुपए ऑफर हुई, उसके बाद करें 1 अरब रुपए की ऑफर हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। 20 से 40 गई, 40 से 60 गई, और उसके बाद 1 अरब हो गया। देखिए घर का गायब है, घर का गायब है। फतियाना साहब आए हैं लेकिन वो गायब हैं। उसके अलावा और कितने लोग हैं ये मुझे नहीं पता, मैं तो ज़ाहिर है बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन लोग गायब हैं पीटीआई के। और जिस तरह उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके कारखाने तोड़े जा रहे हैं, उसके अंदर से रॉ मटेरियल पता नहीं कितने कितने अरब का रॉ मटेरियल लेके चले जा रहे हैं। तो ये घर तोड़ना, मिले तोड़ना, ये इस किस्म की चीजें करना तो पिछले 2 साल से चल रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस को उस पर लगा दिया गया है कि वो सिर्फ ये समझती है कि हम दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अपने हमवतन लोग नहीं है, ये जो भी हैं ये सारे दुश्मन हैं। तो वो इस चक्कर में तबाह बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को। उनको अगर नहीं पता कि कौन कौन से लोग अगवा हुए हैं, तो फिर इस किस्म की इंटेलिजेंस किसी भी उसका होना क्या जरूरी है? उसके बगैर ही गुजारा हो जाएगा। फिर जो मर्जी डाकू है, जो मर्जी चोर है, उठाए चला जाए, इनको तो पता ही नहीं, इनको तो पता चलेगा ही नहीं। तो बस ठीक है, ये अपने घर में आराम करें, बाकी लोग अपने जो डाके डालते हैं वो डालते हैं। बड़ी मेहरबानी आपने नुसरत भाई साहब, आप बड़ी मेहरबानी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पहली बात ये कि अगर पीटीआई ने तय किया, इत्तेफाक किया है कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं, तो फिर ये लोग मिसिंग या ऐसी कॉन्स्पायरेसी, इस तरह की साजिशें, इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं, जब ज़रूरत ही नहीं है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी वैसे ही मिल जाएगी। मौलाना ऑन बोर्ड हैं और मौलाना के साथ पीटीआई अगर एग्री करती है तो फिर हुकूमत क्यों करेगी ये चीज़? ये सब बातें हवाई बातें हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत है
सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम सिंध रह चुके हैं, अभी भी मरकजी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नजरियाती उनका ताल्लुक है। मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी, सही मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जद्दोजहद है, कुर्बानियां है आइन के लिए। आइन के आपको पता है जिस तरह आइन की हिफाजत की हो, जिस तरह अमेंडमेंट्स लाई गई, आपको पता है 18th अमेंडमेंट आपके सामने, 26वीं आइनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को कायल करना, सबका इत्तेफाक करना, पीटीआई के ऊपर कोशिश करना कि एक सपोर्ट के साथ यह आइनी तरमीम आए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जनाब मेहरबानी। और ये पीपल्स पार्टी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो और सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जो अलाइड पार्टीज हैं, पूरी कोशिश की है। बिलावल साहब ने चारों सूबों का दौरा किया कि कंसेंसस डेवलप हो, अभी भी कोशिश जारी है मौलाना साहब से, पीटीआई से और मेंगल साहब से और दीगर जो पार्टीज हैं उन सब से। तो अगर हो जाती है कंसेंसस से तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसेंसस से बना था, 18वीं अमेंडमेंट भी कंसेंसस से हुई थी, और ये भी अगर कंसेंसस होगा तो एक तरह से पार्लियामेंट एक कदम आगे होगा कि कुछ मजबूत होगी, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल कूदेता ने यूसुफ रजा गिलानी को माजूर किया, नवाज शरीफ साहब को भी माजूर किया, और पॉलिटिकल डिसीजंस किए कालाबाग का या डैम का या दीगर चीज़ों का फैसले, स्टील मिल के या दीगर रिक्विडेक के, सेंडेक्स के, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ और पॉलिटिकल फैसले थे। वो साकब निसार हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहा था। सही। इसी तरह जो दीगर चीफ जस्टिस हैं, बंदियाल साहब ने तो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो एक बात ये है कि ये बेनजीर शहीद और मियां नवाज शरीफ ने 2006 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी। सही। तो ये पुरानी बात है, कोई नई बात है। दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में ये चीजें चलती हैं, पहली दफा पाकिस्तान में नहीं है। दीगर ये बात ये है कि जजेस का तकर्रुर हर जगह सारी दुनिया में पार्लियामेंट का रोल भी होता है, और दीगर जुडिशियल इदारे का भी उसमें पार्टिसिपेशन होती है, जो कि 18वीं अमेंडमेंट में थी, जो कि इफ्तिकार चौधरी ने ब्लैकमेल किया और वो कहा कि अगर ये हटा दो पार्लियामेंटेरियंस को, वरना फिर मैं 18 अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। ब्लैकमेलिंग की उसने। सही। और उसके बाद जो उसका टोला जो है, एक के बाद दीगर के बाद दीगर, उन्होंने एक तरह से कूद देता, क्या पाकिस्तान में कूद देता है, यहाँ फौज करती है, ये प्रेसिडेंट जुडिशरी भी साथ रही है 52-53 से जस्टिस मुनीर के फैसले के बाद। तो हकीकत में तो ताकतवर इदारा सारी दुनिया में पार्लियामेंट है। सॉवरेंटी ऑफ द पीपल लाइज विद द पार्लियामेंट। और ये जो कोशिश बिलावल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे बढ़कर शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे, अगर वो अमल दरामद और ये 18वीं अमेंडमेंट में जो चीजें थी वो अगर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और ज़ाती तौर पर एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा कंसेंसस हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें पीटीआई को भी फायदा है, दीगर सियासी जमातों को भी फायदा है लॉन्ग टर्म में। और डॉक्टर साहब, आपने बजा कहा, आपने एक तारीखी उसका एक स्केच ड्रॉ किया, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिस तरह 1973 का आइन जिस तरह आया इस मुल्क के अंदर, आपको पता है इत्तेफाक राय के साथ। और पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि मुफाहमत की सियासत, और इस मुल्क को मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। दूसरी अहम चीज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आपने जो कही, पार्लियामेंट मजबूत हो, आपको पता है पार्लियामेंट आइन में तरमीम, कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है। बदकिस्मती से माजी में जिस तरह हमारी पार्लियामेंट को कमज़ोर रखा गया, सियासतदान
सियासतदानों को एहसास जिस तरह किया गया और जिस तरह जो आए डिक्टेटर उनको जिस तरह इजाजत दी कि आइन के साथ जिस तरह करना है जाके करें जाके, ये मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री और जुडिशरी ने मिलकर सत्यानाश किया। जिस तरह जस्टिस मुनीर ने फैसले दिए, ये मार्शल आर्ट्स को जो एंडोर्समेंट दी, और उसके बाद जो है ये जस्टिस मौलवी मुश्ताक हैं, अनवारुल हक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बिगाड़ा। जस्टिस इरशाद ने परवेज मुशर्रफ को कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ये बंदियाल ने इंटरप्रिटेशन रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और माजूर के चीफ प्राइम मिनिस्टर्स को, गिलानी साहब हो या नवाज शरीफ हो, और जिस तरह बेनजीर शहीद के फैसलों को सबोटाज करने की कोशिश की जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, और जो गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं लेने दे रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों में, तो मेरे ख्याल से जुडिशरी ने जो कुछ किया है वो एक सही फैसले तो नहीं किए, और तारीखदान इस पर और तबसरा करेंगे। बाकी ये है कि अगर ये अमेंडमेंट्स इत्तेफाक राय से हो जाती है तो ये बेहतर है, क्योंकि इत्तेफाक राय अगर नहीं होती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे आगे चलकर। डॉक्टर साहब, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी बड़ी गहरी नज़र होती है। आपने हमेशा पीस की बात की है, आपने कहा है कि दुनिया को एंगेज करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई जिस तरह बढ़ी है, काफ़ी बेहतरी के इशारे हैं, एक डायरेक्शन बेहतर है। पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है। मतलब जनाब आसिफ अली जरदारी, एससीओ समिट आपके सामने हुई, बाहर के लोग आए जिस तरह आपको पता है, और इससे एक बेहतर मैसेज गया है। क्या कहेंगे डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब? देखें, नेबर्स से तो ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, और नेबर्स से मुराद हिंदुस्तान भी है, चीन भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, और चाइना और ताइवान के झगड़े चल रहे हैं, मगर चाइना ने वो पीछे कर दिया है और ताइवान से तजारत कर रहा है। चाइना इंडिया के दुश्मनियां चल रही हैं, एक दूसरे पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मगर तजारत जो है बहुत ज़्यादा, हमसे कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह जो है इंडिया अफगानिस्तान से कर रहा है, चाइना अफगानिस्तान से कर रहा है, हालांकि उस गवर्नमेंट को अभी तक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन भी नहीं मिली है। शाहबार पोर्ट हिंदुस्तान में बन रहा है, सॉरी ईरान में बन रहा है, जो कि हिंदुस्तान बना रहा है और सेंट्रल एशिया से जोड़ रहा है। हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इसको चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया में नहीं चल सकेंगे। एज सिंपल एज इट इज व्हाट आई थिंक, मैं ये समझता हूँ। और पार्लियामेंट को फैसले करने हैं, पार्लियामेंट को जो इंक्रोचमेंट्स गुजर 50-70 सालों में हुई है उसको खत्म करनी है। फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट बनाए, डिफेंस पॉलिसी पार्लियामेंट बनाए, जुडिशरी को जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो पार्लियामेंट करे, क्योंकि ये मुल्क जो है पार्लियामेंट के बुनियाद पर बना था। ये कोई लॉन्ग मार्च चाइना वाली माओ ज़ेडुंग ने की थी या रशिया में बाल्शेविक इनकलाब आया था, इस तरह नहीं बना था। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना था 1935 के एक्ट के तहत। हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो ये चलेगा भी इसी तरह। और इसको गैर फितरी तौर पर अगर चलाने की कोशिश की तो पहले एक हादसा हो चुका है कतर में, और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कुछ खतरनाक चीज हो सकती है। अभी 4 नवंबर को अमेरिका के इलेक्शंस हैं, सही, और उसमें कौन जीतता है मुझे पता नहीं है। ट्रम्प जीतता है या डेमोक्रेट की उम्मीदवार जो है कमला हैरिस जीतती है। तो उसके बाद ट्रम्प जीता है तो बहुत इंटरनेशनल और इस खिते में बहुत कुछ हो सकता है, तब्दीली आ सकती है। सही। और कमला जीतती है तो कंटिन्यू रहती है या क्या होता है, आई डोंट नो।
और ये 4 तारीख आज है, 19 तारीख बाकी है, 13-14 दिन या 15 दिन, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रही है। सही। तो ये जो हमारी तरमीम होने जा रही है, इसमें मेरी जाती राय है, फैसला जो भी पार्टी करे ये थोड़ा आसानी से करें और थोड़ा जल्दी में नहीं करें, क्योंकि अगर ट्रंप आ जाता है तो फिर तो चीजें बहुत कुछ हम पर भी असरअंदाज होंगी, पाकिस्तान पर। तो चीजों को हाथ से लेकर चलें और कंसेंसस से चले तो बेहतर है। जिस तरह बिलावल साहब ने कल एक रैली में, आपको पता है 18 अक्टूबर एक बड़ा स्याह दिन है, उसमें यही कहा कि अगर ये तरामीम नहीं होती तो फिर उन्होंने शक जाहिर किया है कि कुछ भी नहीं रहेगा, हुकूमत नहीं रहेगी, ये सारी चीजें किस तरफ इशारा है डॉक्टर साहब? ये जो मैं एक तालिब इल्म के हैसियत से समझ रहा हूँ, ये तो बिलावल साहब ही बता सकते हैं, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो एक बड़ी तब्दीली, और जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 26 आइनवी तरमीम अगर नहीं होती तो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी उनका इशारा गवर्नमेंट की तरफ है, जमहूरियत की तरफ है, पार्लियामेंट की तरफ है। और उन्होंने कहा मैंने बड़ी कोशिश की है सबको ऑन बोर्ड करने के लिए, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं हुए फिर भी वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे, वो तरीका क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम जानते हैं, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, अभी भी सिंध असेंबली के अंदर मेंबर हैं, नज़रियाती तौर और पॉलिटिकल वर्कर हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। क्या सर? डॉक्टर साहब, आप हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एक बड़ी कोशिश, आप भी ऑन बोर्ड हैं, और चाहे SCO हो, जिस तरह MQM का भी उसमें किरदार था, एक पुरअमन तौर हो गया, काफ़ी सियासी जमातों ने एहतजाज भी किया, टारगेट भी किया, आपको पता है, और मुल्क के खातिर और मुल्क के लिए सब सियासी जमातें एक साथ हैं। आइनी 26वीं तरमीम होने जा रही है, मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड हैं, क्या कहेंगी इसके ऊपर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इम्तियाज़ साहब, मैं ये बात एक ज़रूर ये कहूँगी कि चाहे जो भी लेजिस्लेशन है, अगर वो लेजिस्लेशन मुल्क और कौम के लिए है, उसके हक में है, तो हम तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ज़ाती इख्तलाफात को बाला ताक रख के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है, ये कौम है, तो ये सियासत भी है और तमाम चीज़ें भी हैं। तो बिल्कुल मौलाना साहब जो है उनको मनाने की कोशिश की गई है और वो किसी हद तक मान भी गए हैं, और बिल्कुल लेजिस्लेशन मुल्क और कौम के हक में होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि मौलाना ठीक है, आपको पता है 18th अमेंडमेंट हो या माजी के अंदर पाकिस्तान का आइन हो, उसमें अगर देर भी लगती है, लेकिन सब सियासी जमातें अगर कंसेंसस के साथ कोई अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है, अगर होती है तो ये बेहतर होगा, क्या कहेंगी? जी देखिए, बेहतर होगा। मैं ये पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ कि मुल्क और कौम की फेवर में चीज अगर हो रही है तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं एक बार फिर ये रिपीट करूंगी कि उनको अपने सियासी इख्तलाफात को बाले ताक रख के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, और जो भी अमेंडमेंट होने को जा रही है इस पे प्रॉपर डायलॉग्स होने चाहिए, हर तरफ से ओपिनियन जो है वो आनी चाहिए, और हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए, और यही जो है वो जमहूरियत की खूबसूरती है।
आपको पता है डॉक्टर साहिबा, ये कुछ अरसा जिस तरह नई हुकूमत आई है जिसका आप भी हिस्सा हैं, एमक्यूएम, आपको पता है एससीओ के बाद, एससीओ की समिट के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद एक बेहतरी है। इससे पहले भी 1 साल पहले हम देखें, आज देखें, आप और हम इसी स्टूडियो में बैठकर ये बात करते थे, हालात बेहतर नहीं है। अब मैशियत के इंडिकेटर्स बेहतर हैं। और आपको पता, इस दौरान भी कुछ सियासी जमातों ने, पीटीआई ने जिस तरह एहतजाज किया गया, जिस तरह की सोशल मीडिया के अंदर आपको पता है कैंपेन शुरू की गई, जिस तरह लाहौर का आपको पता है बच्ची का वाकया पेश किया गया, जिस तरह कराची के अंदर एक मजहबी जमात और एक आपको पता है सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो किया, आपको पता है कोशिश की गई कि मुल्क के अंदर जो मेहमान आए इस इवेंट को खराब किया जाए, इमेज खराब किया जाए। क्या कहेंगी? देखिए, ये माजी में भी इस तरह से चीजें होती रही हैं और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग मुल्क के इमेज को खराब करने के लिए कोशा हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी कभी ये काविशें रंग नहीं लेके आएंगी, क्योंकि मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है यहाँ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखा कि आज ये जो हमारी ये जो अभी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें खास मखसूस सियासी जमात ने जो हरकतें की हैं, जो उन्होंने उसी साइट को, उसी वेन्यू को चुना जहाँ के आपके फॉरनर्स आ रहे थे, तो इससे एक बात तो समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान के तो खैरख्वाह हो नहीं सकते। और अगर पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, आवाम को ये चीज सोचनी चाहिए कि अगली बार जब इलेक्शन हो तो वो अपने कीमती वोट को जो है जाया न होने दे। देखिए, अगर ये मुल्क की अगर इसकी रेपुटेशन पे सवालिया निशान आ जाएगा, ये जो हरकतें हुई हैं, तो उससे नुकसान किसका होगा? मिर्जा, उसमें मेरा और आपका ही नुकसान होना है ना, हम आवाम का नुकसान होगा। पाकिस्तान का अगर नुकसान होता है और अगर पाकिस्तान की जो है रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो फिर हम सबकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हम सबको मिलकर, हमारे अगर इख्तलाफात हैं भी, तो अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें उनको एक अच्छा इमेज देना चाहिए ना। अगर इस तरह हम करेंगे, हालात बिगाड़ेंगे, मुल्क और कौम की अमन और अमान के साथ जो है खिलवाड़ करेंगे, तो कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में? तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत बहुत मुश्किल से इसको स्टेबलाइज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो प्लीज इसमें सबको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। बदकिस्मती से इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, किसी एक शख्सियत की, न किसी एक सियासी जमात, इन जनरल सियासत को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, सियासतदान को जिस तरह मुआशरे के अंदर तनकीद कर करके एक आपको पता है एक समझ लिया है कि ये पेशा सिर्फ करप्शन है, सियासतदान सिर्फ करप्ट है, जमहूरियत नाकाम है। बदकिस्मती से इस इमेज को भी बेहतर करना होगा। एक पार्लियामेंट का काम है कि आइन में तरमीम करे, कानून बनाए। पार्लियामेंटेरियंस का तो यही काम होता है ना। पार्लियामेंटेरियंस का यह काम नहीं होता कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कराए, जॉब करवाए, और पार्लियामेंट मजबूत इदारा होता है। बदकिस्मती से माजी में जिस तरह पार्लियामेंट को कमजोर रखा गया है, इससे भी मुल्क को नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, हमारी जो जमहूरियत की जो उम्र है पाकिस्तान में, वो अभी बहुत कम है और अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम सियासतदानों को भी और अवाम को भी सीखना बहुत है। और इसमें सबसे पहली चीज, हमें बर्दाश्त अपने अंदर, अपने रवैयों में बर्दाश्त और लचक लेके आनी पड़ेगी। जहाँ तक जो आपने बात की, आपने क्वेश्चन क्या किया? मैंने कहा कि जिस तरह जमहूरियत को पोर्ट्रे किया गया, जमहूरियत नाकाम है, पॉलिटिक्स खराब चीज है। जी देखिए, जमहूरियत को जो है ना पोर्ट्रे जो ये कर रहे हैं और जिस तरह से सियासतदानों को बुरा बना के पेश किया जाता है, तो ये और कोई नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्टी करती है जिसका नाम पीटीआई है। और इन्होंने हमेशा से ना सिर्फ सियासतदानों को, इन्होंने तो तमाम इदारों को जो है कंट्रोवर्शियल कर दिया। गालम गलोच की जो रवायत है वो इन्होंने ही सियासत में लेके आए हैं। तो इससे नुकसान जमहूरियत को होगा। जब नुकसान जमहूरियत को होगा तो फिर उसमें मैं और आप क्या बच सकते हैं? तो
तो ये भी, ये जो पीटीआई के लोग हैं ये भी नहीं बचेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, एक तो हमारे यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है कि लोग ये समझते हैं कि एमपी एमएनए का काम है सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना, गटर के ढक्कन उठाना। जब तक कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी का थर्ड टीयर है, ये जब तक आपका एम्पावर्ड नहीं होगा, ये हम एमपीएस एमएनए यही करते रहेंगे कि हम रोडें ठीक करवाएंगे और हम गटर के ढक्कन लगाएंगे, हमारा जो असल काम लेजिस्लेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो एनकेएम ने हमेशा से ये बात कही है कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए, ताकि ये काम जो है म्यूनिसिपैलिटी के काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट करे, और जो लेजिस्लेशन का काम है वो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट में ये काम हो। तो इन चीजों को एक साल में ये चेंज नहीं आएगा, लोगों के रवैये तब्दील होने में टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हमारा सफर जो है कामयाबी की तरफ चल पड़ा है। इंशाअल्लाह वक्त वो दूर नहीं है कि जब हम कामयाब हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपका टाइम। और एक मुस्बत बात, पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम सिस्टम के बारे में पॉजिटिव चीज़ों की बात करें। जो कंसेंसस की सियासत होती है, इत्तेफाक राय की सियासत होती है, ये एक बेहतर सियासत होती है। आपको पता है कि आइन में तरमीम करना कोई आम चीज़ नहीं होती है, आइन साजी करना कोई आम चीज़ नहीं होती। इसके ऊपर एक पूरी डेलिब्रेशन होती है, आपको पता है कंसल्टेशन होती है, सब सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जिस तरह की एक्सरसाइज की गई है आपको पता है, उससे लगता है कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान को अगर वो ऑन बोर्ड होते हैं तो हुकूमत को कोई ये नहीं कहेगा कि आपने उसके बंदे तोड़े, आपने उनके बंदे तोड़े। फिर तो ये क्लियर होगा कि ये कंसेंसस के साथ आया है। और यही पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत करती आ रही है कि सबको एक साथ लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड किया जाए, जिससे आइन में तरमीम हो जाए, तो उसके बाद कोई तनकीद न हो, टारगेट न किया जाए। जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई आपको पता है। और सियासत के अंदर जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो लेजिस्लेटर होते हैं, जो एमपी एमएनए सेनेटर्स, इनका काम है कि वो कानून बनाएं, आइन में तरमीम करें। इनका काम कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, रोड बनाना, स्कूल देना, स्कूल बनाना, कोई ये काम नहीं होता। पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, ये तासुर देना कि कोई पार्लियामेंट कोई पैरेलल चीज ला रही है, आइनी बेंच हो। जिस तरह आप आइनी डिवीजन की बात की, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सीसीआई की बात की, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, ये इस तरह नहीं है। उसमें जो आइनी मसले होंगे वो डिस्कस होंगे, जो सियासी होंगे वो डिस्कस होंगे, जो आइन के हवाले से वो चीजें होंगी। बदकिस्मती से माजी के अंदर ऐसे फैसले हैं जुडिशरी के, जो आपको पता है उसको बार बार नहीं दोहराया जाए तो बेहतर होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।